ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है जो तरंग के रूप में चलता है, जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होता है, लेकिन सभी कंपन ध्वनि नहीं होती है। ध्वनि वही होती है जिसका आंख हमें अनुभूति कर सकता है, ध्वनि कहलाता है। ध्वनि तरंग रूप में भी चलती है। ध्वनि यांत्रिक तरंग होती है, अर्थात यांत्रिक में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यांत्रिक होने के कारण इसमें संचरण के लिए माध्यम की जरूरी होना चाहिए, ताकि यांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम की जरूरत होता है। चूंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग आता है, यह सभी माध्यम में ठोस, द्रव, गैस में चल सकता है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता क्योंकि उसमें माध्यम नहीं होता है। और अंतरिक्ष यात्री जो होता है, चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे से बात नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अपसरब तरंग होता है, सरब तरंग होता है, प्रासरब तरंग होता है। अपसरब जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, अर्थात 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंग को अपसरब तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। इन तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, अर्थात लंबाई ज़्यादा होता है। और यह तरंग दैर्ध्य बड़े आकार के जो भी स्रोत होते हैं उससे निकलता है, जैसे ज्वालामुखी फटा, उससे अपसरब निकलता है। भूस्खलन अर्थात भूमि का गिरना, उससे निकलता है। उल्का पिंड से निकलता है। ये सब से जो तरंग निकलता है अपसरग तरंग, याद रखना है 20 हर्ट्ज से नीचे जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है अपसरग तरंग होता है। सरब तरंग 20 से 20,000 हर्ट्ज, कहीं कहीं पर 20 हर्ट्ज से 20 की एग्जैक्ट लिखेगी। इतने के बीच की जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है उसको सरब तरंग, जिसको हम लोग सुनते हैं। प्रासरब तरंग जो 20,000 एग्जैक्ट मतलब इससे भी ज़्यादा होता है, 20,000 एग्जैक्ट से ज़्यादा होता है, अर्थात इतना से ज़्यादा जो तरंग होता है वो सब प्रासरब तरंग होता है। प्रसरब तरंग मनुष्य के कान द्वारा नहीं सुना जाता है, परंतु कुछ जानवर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ प्रसरब तरंग का उपयोग करके ही अपना रास्ता बनाता है और चलता है। अब प्रसरब तरंग का उपयोग निकाला कैसे गया था? पहले गोल्टन की सीटी, एक गोल्टन साइंटिस्ट ने अपना सीटी बनाया था और वही सीटी बजाकर उससे एक तरंग निकालती जिसको प्रसरब तरंग कहते हैं। और इसको इसी तरंग का उपयोग करके जो टाइगर होता है उसको अति कुत्ता का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रसरब तरंग की अत्यधिक आवृत्ति के कारण इसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। आवृत्ति ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका तरंग छोटा छोटा है, इसलिए इसको कंपन करने में टाइम कम लगता है। जैसे इसकी आवृत्ति कम कैसे है, तीनों तरंग को हम समझते हैं। ये फर्स्ट नंबर था अपसरब तरंग, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था। आवृत्ति मतलब इसकी आवृत्ति जो फर्स्ट वाली थी अपसरब तरंग, इसकी आवृत्ति लंबा है। जो सरब तरंग है इसकी आवृत्ति छोटा सा छोटा है। जो प्रसरब तरंग है इसकी आवृत्ति और छोटा है, अर्थात इसका तरंग दैर्ध्य यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका तरंग दैर्ध्य यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इसका तरंग दैर्ध्य यहाँ से यहाँ तक की दूरी। जिसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? प्रसरब तरंग का। तो कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण इसकी आवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगा। इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण आवृत्ति देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको ये तुरंत ऊपर नीचा करके भागेगा। तो इसलिए जो ये तरंग होते हैं परासरब तरंग, ये पतली सी, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य छोटा है, आवृत्ति भी कम है, तो ये पतली से पतली जगह से भी निकल सकता है। वही कहता है परासरब तरंग अत्यधिक आवृत्ति के कारण इसमें ऊर्जा ज़्यादा होता है, ये ऊपर नीचा ज़्यादा कंपन करता है। छोटे तरंग दैर्ध्य के कारण इन्हें एक पतली किरण पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। परासरब तरंग को विभिन्न उपकरणों में प्रयोग किया जाता है और इनके लिए विभिन्न उपयोग होता है। जैसे देखिए समुद्र की गहराई पता लगाने में, क्योंकि समुद्र की अधिक गहराई तक जाया जा सकता है, तो जो समुद्र की गहराई और नाव चलाने और पनडुब्बी में इसका उपयोग सोनार के रूप में करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म पूछता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कीमती कपड़े, वायुयान की घड़ियों, पाठ पुर्जा, धूल कण से जो भरी रहती है उसको साफ करने में, जो कारखाने होते हैं चिमनी के खाली हटाने में, विभिन्न नैदानिक तकनीक जिसको डायग्नोस्टिक करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी मशीन, सोनोग्राफी मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन, इस सब में प्रसरब तरंग का उपयोग होता है। कीड़ों को मारने में होता है। कीड़ों को कैसे मारते हैं? इसकी ऊर्जा ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ा के कीड़ा को मार देते हैं। छिपी हुई वस्तु को खोजने में, स्वचालित दरवाजा को नियंत्रित करने, ऑटोमेटिक जो दरवाजा है उसको द्रव को गर्म करने में। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल दिया है, जैसे एल्युमिनियम में 6420, निकेल में 6040। एल्युमिनियम में 6420, उससे थोड़ा सा कम 6040 निकेल में, दो करके याद रखिए। ये ठोस में ज़्यादा होता है। उसके बाद गैस में देखिए कम होता है। गैस में सल्फर डाइऑक्साइड में 213, लेकिन ये ठोस में सबसे ज़्यादा आता है 6420। इससे पता चलता है ध्वनि का चाल
ठोस माध्यम में ज़्यादा, द्रव माध्यम में उससे कम, गैस में सबसे कम हो जाता है। एल्युमिनियम में 64-20, निकेल में 60-40, स्टील में 59-60, ठीक है, लोहा में 59-50। यहाँ से स्टील और लोहा दो को साथ ही 59-60, 59-50, दो हो गया। पीतल में 4700 और कांच में 3980। उसके बाद जल, जो समुद्री जल होता है उसमें 1531, और जो आश्वित जल होता है, वर्षा वाला जल होता है, उसमें 1498। तो समुद्री जल में 1531, आश्वित जल में 1498, इथेनॉल में 1260, मेथनॉल में 1103, हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965, वायु में 346 और ऑक्सीजन में 316। वायु में 346 होता है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पर। 332 होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑक्सीजन में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 स्पीड होता है ध्वनि का। उसके बाद ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि की चाल बदलती है, जरूर बदलेगी। जैसे ध्वनि को आप चला रहे हैं किस में, ठोस में, तो ठोस में ध्वनि का क्या होगा, चाल ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको कण ज़्यादा मिलेगा तो चलने में ज़्यादा सहायता करेगा। वही ध्वनि को वायु में ले जाइए तो उसका चाल घटता है। जैसे वहाँ चाल आप देखे थे ऊपर में, ठोस में ध्वनि का चाल अलग अलग था, गैस में घटते चल गया है। एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने से ध्वनि की चाल बदल जाती है। यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ध्वनि का क्या नहीं बदलता है, तो ध्वनि का आवृत्ति नहीं बदलता है। यहाँ से याद रखिएगा, ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलता है, अर्थात कोई भी माध्यम बदलने से ध्वनि की चाल बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर नहीं निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि ध्वनि की चाल जो होती है आवृत्ति पर डिपेंड करता है, नहीं, तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं, मतलब उस माध्यम में कितना ध्वनिक चाल है। यदि किसी पिंड की चाल 1 मैक संख्या से अधिक है तो उसको सुपरसोनिक, और 5 मैक संख्या से अधिक है तो हाइपरसोनिक। और इसी पे आपका जेट, वायु जेट यान काम करता है। जब कोई पिंड वायु में 1 मैक संख्या से तेज अर्थात सुपरसोनिक गति से करता है तो उसमें पीछे एक कोनियल विक्षोभ पैदा करता है, मतलब शंकु के आकार का विक्षोभ पैदा करता है। कैसे, तो ऊपर से जब चलता है ना तब विक्षोभ उसका पैदा होता है, ऐसे जैसे आप रॉकेट के पीछे का सीन देखेंगे, ऐसे विक्षोभ पैदा करता है, ठीक है। ये विक्षोभ जो होता है ना, ये प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है, मतलब हानिकारक होता है। इसमें ऊर्जा बहुत होता है और ये प्रघाती तरंग अत्यधिक शोर मचाता है। और इसके जो ध्वनि होता है उसको बूम कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। और ये जहाँ पड़ता है उसको मतलब नुकसान पहुँचाता है, जैसे इमारत को हिला सकता है, शीशे को तोड़ सकता है, ठीक है। ध्वनि के चाल पर किन किन भौतिक राशि का प्रभाव पड़ता है उसको देखिए। जैसे ताप का, 1 डिग्री ताप बढ़ाइएगा ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। समान दशाओं में समुद्र तल के निकट ताप अधिक होता है तथा ऊंचाई पर ताप कम होता है, सही बात है। ऐसे में क्षोभ मंडल के भीतर ऊंचाई के साथ साथ ध्वनि का वेग घटते जाता है। क्षोभ मंडल के भीतर ऊंचाई के साथ ध्वनि का वेग भी घटता जाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि 15 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक संख्या 1 का मान समुद्र के निकट मैक संख्या 1 के मान से कम होता है। जैसे हाइट बढ़ेगा तापमान घटेगा, उसके बाद क्या हो जाता है, तापमान घटेगा ध्वनि की चाल भी घट जाएगी। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर। गैसों से ध्वनि की चाल, तो गैस में ध्वनि की चाल जो होता है, ध्वनि तरंगा का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि की चाल 0 पर 332 होता है, बाकी 346-25 पे होता था। भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। जैसे हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज़्यादा, भारी गैस में ध्वनि की चाल कम होता है। घनत्व पर प्रभाव, ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था एवं घनत्व पर भी निर्भर करता है। ध्वनि का वेग प्रत्यास्था गुणांक के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब देखिए ध्वनि की चाल किसके किसके विपरीत अनुपात होता है, किसके किसके समानुपाती होता है। जैसे ध्वनि का चाल घनत्व के विपरीत अनुपात, अनुभार के विपरीत अनुपात होता है। प्रत्यास्था गुणांक के वर्गमूल के समानुपाती होता है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समान प्रत्यास्था के दो अलग अलग माध्यम हो, जिसमें घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि का वेग अधिक होगा, अर्थात घनत्व कम होगा ध्वनि चाल अधिक होगा, घनत्व ज़्यादा होगा ध्वनि का चाल कम होगा। यहाँ से याद रखिएगा कि प्रत्यास्था गुणांक और ध्वनि का चाल समानुपाती होता है, लेकिन घनत्व और अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती। ध्वनि की चाल गैस के घनत्व तथा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वर्गमूल चढ़ा लीजिएगा इधर। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के दो गैस लिया, जैसे दो गैस का भार लिया, M1 M2 लेते तो वेग का ये रिलेशन याद रखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे।
ये V1/V2 याद रखिएगा, M2/M1 होता है रूट चराग। जैसे हाइड्रोजन गैस हल्की होता है तो हाइड्रोजन में ध्वनि का चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन गैस हल्की होता है कि चाल अन्य गैस की अपेक्षा अधिक होता है, तो हल्की गैस में ध्वनि का चाल क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ ध्वनि की चाल ज़्यादा, हल्की गैस में ध्वनि का चाल ज़्यादा और भारी गैस में कम होता है। हाइड्रोजन हल्की गैस है तो इसमें ध्वनि का चाल ज़्यादा होगा अन्य गैस। आर्द्रता का प्रभाव, जलवाष्प का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जलवाष्प कहाँ, जहाँ पे जल मात्रा, जल के वाष्प के रूप में जहाँ पे मात्रा ज़्यादा होता है जलवाष्प, और शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तभी जस्ट पूछे घनत्व और चाल में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें चाल कम होगा, तो जलवाष्प का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, तो चाल किसमें ज़्यादा होगा, जलवाष्प वायु में। उसके बाद कहता है अतः नमी युक्त वायु का घनत्व भी शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए जब वायु में आर्द्रता बढ़ती है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता मतलब क्या, आर्द्रता बढ़ जाती है तो यही वजह है कि बरसात के मौसम सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि बरसात का मौसम हो, सुबह का मौसम है, उसमें क्या होता है, सीटी दूर तक सुनाई देता है। कारण क्या है कि जलवाष्प जो होता है उसका घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा, उसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगा, कि ध्वनि की चाल और घनत्व में व्युत्क्रमानिक संबंध होता है। यह नीचे में आप देखे थे, इसलिए कहता है बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। माध्यम के वेग का प्रभाव, देखिए माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे जिधर वायु चल रहा है उधर भी आप बोलिएगा तो दूर तक आवाज़ जाएगा, ये बात सही है। और जिधर वायु चल रही है उसके विपरीत आप किसी को पुकारिएगा तो आवाज़ दूर तक नहीं जाती है। तो यही बता रहा है कि माध्यम के वेग का प्रभाव ध्वनि के चाल पर पड़ती है। ध्वनि का क्या क्या गुण होता है, जैसे ध्वनि में तीव्रता का गुण होता है। तो तीव्रता समझिए क्या होता है, कोई एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल मतलब कि कोई एक आप क्षेत्रफल ले लीजिए, मतलब 1 सेंटीमीटर आप लंबाई ले लीजिए, 1 मीटर आप लंबाई चौड़ाई ले लीजिए, 1 मीटर लंबाई ले लीजिए। इतना क्षेत्र से आप 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 मीटर आपका लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई हो गया, तो 1 सेकेंड से इससे कितना ध्वनि निकल रहा है, कितना ध्वनि निकल रहा है, उसकी यह प्रबलता बताती है। ठीक है, कहता है किसी एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। वही प्रबलता कानों की ध्वनि के प्रति संवेदनशील पर निर्भर करता है। यदि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता का हो तो फिर भी हम एक ध्वनि को दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम प्रबल ध्वनि के रूप में महसूस कर सकते हैं। इसी को प्रबलता या तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की है, दोनों की तीव्रता सेम है, दोनों एक सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर से 10 बार निकल रहा है, लेकिन उसकी प्रबलता हमारा कान क्या कहता है, महसूस कर लेता है कि कौन जो होती है किसकी ऊर्जा थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा है, तो इसी को तीव्रता कहते हैं। उसके बाद कहता है चूंकि ध्वनि तीव्रता एक भौतिक राशि अतः यह सटीक मान संभव है। इस ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट बटा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्थात ध्वनि तीव्रता का मात्रक सीधा सीधा आप बेल याद रखिए, क्या होता है, बेल याद रहता है, और बेल के 10वें भाग को डेसीबेल कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल या डेसीबेल होता है। ठीक है, डीबी या बेल होता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आयाम होता है ध्वनि के आयाम, तो तीव्रता जिसका आयाम ज़्यादा होगा उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। पूछेगा कि ध्वनि की तीव्रता किससे संबंधित है, आयाम से संबंधित होती है। ठीक है, तो ध्वनि के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता, एक रिलेशन याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता हम याद रख सकते हैं, जो तीव्रता होता है, तीव्रता आप याद रख सकते हैं, तीव्रता जो होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती, जो आयाम होगा आयाम के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के, जिसको आवृत्ति कहते हैं, एन के स्क्वायर के समानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के समानुपाती। यहाँ से डेंसिटी हम रखते हैं तो डेंसिटी के घनत्व समानुपाती होता है। तो यहाँ से आयाम के समानुपाती, आवृत्ति के समानुपाती और घनत्व के समानुपाती होता है। अगला कहता है कि आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि लंबी बांसुरी में बड़े तरंग और निम्न आवृत्ति तथा छोटी बांसुरी में छोटे तरंग और उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होगी। इसी के कारण
मतलब ध्वनि की तीव्रता के कारण जो लंबा बांसुरी होता है उसमें बड़ा बड़ा तरंगदैर्घ्य और निम्न आवृत्ति। निम्न आवृत्ति मतलब कि आवृत्ति क्या होगा, कम होगा, और छोटे बांसुरी में छोटा तरंगदैर्घ्य और उच्च आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि आवृत्ति जो होती है, ये अगर दो बांसुरी आप बनाते हैं, एक बांसुरी ये है, ये बड़ा बांसुरी है, इसकी आवृत्ति जो होगी निम्न, मतलब ये नहीं है कि इसकी मतलब लंबाई कम कम, ये निम्न आवृत्ति है, मतलब कम आवृत्ति बनेगी, और कम आवृत्ति बनेगी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। ठीक है, वही अगर आप छोटा बांसुरी लेते हैं तो उसमें आवृत्ति जो उच्च बनेगी, मतलब आवृत्ति छोटा छोटा बनेगा, तरंग दैर्घ्य छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है छोटी बांसुरी का तरंग दैर्घ्य जो होता है छोटा और आवृत्ति उच्च, बड़ी बांसुरी का तरंग दैर्घ्य बड़ा तो आवृत्ति क्या होता है, निम्न। जैसे ध्वनि स्रोत में ये याद रखना, साधारण बातचीत का कितनी तीव्रता होता है, 30 से 40 रहता है। जोर से बात करिएगा तो बढ़ जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, 20 बढ़ जाता है जोर से। मतलब साधारण बातचीत 30-40, थोड़ा जोर से 50 से 60। अब विद्युत मोटर जो चलती है वो 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है, तीव्रता होती है। सायरन बजते 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, और यंत्र कारखाना जो होता है उसमें 100 से 120 होता है। रेल के पटरी पर हथौड़ा द्वारा आवाज करने पर कुछ दूरी पर आपने कान पटरियों पर रखकर सुनने से 2 बार आवाज सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए 2 बार, पहले आपको ठोस वाला सुनाई देता है, उसके बाद गैस वाला सुनाई देता है, इसलिए रेल के पटरी पर कान लगाकर सुनने से ध्वनि 2 बार सुनाई देती थी। यहाँ से याद रखिएगा, साधारण बातचीत 30 से 40, जोर से 50 से 60, 20 जोड़िए, फिर 110 हो जाता है विद्युत मोटर, सायरन 120, 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, यांत्रिक कारखाना 100 से 120 होता है।